द डिबेट में आपका स्वागत है। 10 नवंबर 2025 दिल्ली के लाल किले के पास एक कार बम धमाका होता है और 13 लोगों की जान चली जाती है। जब जांच की परतें खुलनी शुरू हुईं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक ऐसा आतंकी मॉडल जिसे व्हाइट कॉलर टेरर या डॉक्टर मॉड्यूल कहा जा रहा है। इसमें कोई आम अपराधी नहीं बल्कि डॉक्टर, प्रोफेसर और पढ़े लिखे पेशेवर लोग शामिल थे। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। क्या यह हमला आतंकवाद के खतरे में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है? एक ऐसा खतरा जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, या यह सिर्फ उसी पुराने दुश्मन का एक नया नकाब है जिसका सामना दिल्ली दशकों से करती आ रही है? मेरा मानना है कि यह एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये आतंकवाद के खेल को पूरी तरह से बदल देता है। कि अपराधियों का प्रोफाइल हाँ बेशक चौंकाने वाला है, लेकिन ये खतरे की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है। ये सिर्फ रणनीति का एक विकास है। इसे अंजाम देने वाले चेहरे नए हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की विचारधारा, इसका ढांचा और इसके इरादे वो सब वही पुराने हैं। तो चलिए इस नए खतरे की तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। पहली और सबसे चौंकाने वाली परत है हमलावर का चेहरा। गाड़ी चलाने वाला कोई अनपढ़ कट्टरपंथी युवक नहीं था, बल्कि डॉक्टर उमर उन्नबी था। एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जो खुद VBID यानी गाड़ी में लगाया गया बम चला रहा था। ये अपने आप में ही एक अभूतपूर्व घटना है। और इससे भी आगे बढ़कर हमने पहली बार अकादमिक संस्थानों का इस पैमाने पर इस्तेमाल होते देखा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं रह गई थी, वो एक लॉजिस्टिकल हब बन गई थी। हमले में इस्तेमाल हुई कार महीनों तक वहीं खड़ी रही, शायद उसे वहीं पर तैयार भी किया गया। जरा सोचिए, इन लोगों के पास क्या था? बौद्धिक क्षमता, आर्थिक आज़ादी और सबसे बढ़कर एक सामाजिक आवरण। एक डॉक्टर या प्रोफेसर पर कौन शक करेगा, है ना? इसी आवरण ने उन्हें विस्फोटक और दूसरा सामान आसानी से जमा करने में मदद की। और उनकी महत्वाकांक्षा देखिए, जांच में 32 गाड़ियों को बम बनाने के लिए तैयार करने की साजिश का पता चला है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये दिल्ली को दहलाने की एक बहुत बड़ी योजना थी। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये खेल को पूरी तरह से बदल देता है। 2001, 2005 या 2008 के हमलों में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं मानता हूं एक डॉक्टर को बम चलाते देखना बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन हमें भावनाओं से हटकर तथ्यों को देखना होगा। आप इसे पैराडाइम शिफ्ट कह रही हैं, मैं इसे एक चतुर रीब्रांडिंग कहता हूं। देखिए, खतरा वही है, बस उसे अंजाम देने का तरीका नया है। ये नए डॉक्टर और प्रोफेसर उस आतंकी संगठन के लिए सिर्फ एक नया यूजर इंटरफेस है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वही पुराना पाकिस्तान में बना हुआ है। इस मॉड्यूल के तार सीधे सीधे जैश-ए-मोहम्मद यानी JM और अंसार गज़वतुल हिंद जैसे गुटों से जुड़े हैं। ये वही पैटर्न है जो हमने 2001 के संसद हमले से लेकर 2008 के दिल्ली धमाकों तक देखा है। वैचारिक प्रेरणा और सीमा पार से मिलने वाला समर्थन, मूल स्रोत वही है। और तो और इस मॉड्यूल को जमीन पर चलाने वाला जो इकोसिस्टम है वो भी पारंपरिक ही है। मौलवी इरफान अहमद जैसे लोग युवाओं को कट्टर बनाने के लिए और तारिक अहमद मलिक जैसे लोग लॉजिस्टिक्स के लिए। ये ढांचा तो पुराना ही है, इन डॉक्टरों को भी इसी पुराने ढांचे ने सक्षम बनाया। अगर हम सिर्फ व्हाइट कॉलर पहलू पर अटके रहे तो हम उस गहरी और स्थायी आतंकी मशीनरी को नजरअंदाज कर देंगे जो दशकों से इस देश में जहर घोल रही है। आप उस पुराने ढांचे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस नए यूजर इंटरफेस की क्षमताओं को कम आंक रहे हैं। इनकी योजना बनाने की काबिलियत असाधारण थी। ये कोई अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड जैसे हाई वैल्यू टारगेट की बाकायदा रेखी की थी। उनकी डायरियों से 25 से 30 लोगों के नाम और कोडवर्ड मिले हैं। ये किसी बिखरे हुए झुंड का काम नहीं है, ये एक संगठित, लगभग एक कॉर्पोरेट जैसी संरचना की ओर इशारा करता है। और वे बातचीत के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये उनके डिजिटल कौशल को दिखाता है। ये एक सोची समझी, एक व्यवस्थित साजिश थी जिसे पढ़े लिखे दिमाग चला रहे थे। एक मिनट, आप योजना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या एक सोची समझी योजना का अंत ऐसे होता है कि आप घबरा कर चलते ट्रैफिक में ही बम फोड़ दें? ये तो किसी नौसिखिए जैसा काम लगता है, किसी माहिर आतंकवादी जैसा नहीं। जांच में प्रीमेच्योर डेटोनेशन या उसे पैनिक डेटोनेशन कहें, इसकी थियरी सामने आई है।
ऐसा लगता है कि 9 नवंबर को हरियाणा में हुई एक छापेमारी से डॉक्टर उमर घबरा गया और उसने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही गाड़ी उड़ा दी। यह वीबीआईईडी हमलों का मानक तरीका नहीं है। आमतौर पर लक्ष्य किसी भीड़ या इमारत से टकराना होता है। लेकिन उस एक गलती से उनकी पूरी योजना को कमजोर नहीं कहा जा सकता। दबाव में अच्छे अच्छे लोग गलतियां करते हैं। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये उनके अनुभव की कमी को दिखाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तो यही कहती है। बम को ढीले ढाले ढंग से असेंबल किया गया था। धमाके से कोई बड़ा गड्ढा तक नहीं हुआ, जैसा कि एक शक्तिशाली वीबीआईडी से उम्मीद की जाती है। तो आपके पास पढ़े लिखे प्लानर तो हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले अनाड़ी हैं। यह उनकी ताकत नहीं, बल्कि मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। वे भले ही दिमागी तौर पर मजबूत हों, पर जमीनी हकीकत से कोसों दूर थे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पैनिक डेटोनेशन उनकी योजना की महत्वाकांक्षा को कम कर देता है। हो सकता है अंतिम क्षण में उनसे चूक हुई हो, लेकिन असल खतरा उनकी जमीनी कुशलता में नहीं, बल्कि उनकी पहुंच में है। और यहीं पर संस्थागत घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल। जरा इस पर गौर कीजिए। एक यूनिवर्सिटी कैंपस जो ज्ञान का मंदिर माना जाता है, उसे आतंकियों ने छिपने, योजना बनाने और सामान इकट्ठा करने के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बना लिया। यह ख्याल ही डरावना है। हाँ, ये वाकई चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ पनाहगाह ही नहीं, जांच में यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ी जगहों से 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। 2900 किलो। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। और यहीं पर उनका वाइट कॉलर प्रोफाइल सबसे खतरनाक हो जाता है। एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें टीएटीपी जैसे विस्फोटक, ये एक बहुत ही अस्थिर लेकिन शक्तिशाली विस्फोटक है जिसे मदर ऑफ सैटन भी कहते हैं, और इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। उसे बनाने के लिए ज़रूरी रसायन जैसे एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदने में कोई शक नहीं करता। वे अपने पेशे का फ़ायदा उठाकर वो चीज़ें हासिल कर सकते थे जो एक आम आदमी के लिए नामुमकिन है। ये पारंपरिक ताकीदी नेटवर्कों की पहुंच से बहुत बहुत आगे की बात है। आपने एक मजबूत तर्क दिया है, लेकिन क्या हम इसे दूसरे नजरिए से देख सकते हैं? क्या ये उनकी ताकत का नहीं, बल्कि उनकी हताशा का संकेत हो सकता है? जरा सोचिए, हो सकता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पारंपरिक भर्ती के स्रोतों जैसे मदरसों या कुछ खास इलाकों पर इतनी कड़ी निगरानी कर दी है कि आतंकी संगठनों को अब नए शिकारगाह तलाशने पड़ रहे हैं। उन्हें अब डॉक्टरों और पेशेवरों जैसे अपरंपरागत लोगों को भर्ती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब आपके पुराने तरीके काम करना बंद कर देते हैं, तो आप नए तरीके आजमाते हैं जो शायद उतने मजबूत या भरोसेमंद ना हो। ये उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि दबाव में आकर किया गया एक अनुकूलन है। मैं इस तर्क को नहीं मान सकती। आप इसे हताशा कह रहे हैं, मैं इसे एक स्ट्रेटेजिक अपग्रेड, एक रणनीतिक उन्नयन कहती हूँ। ये कोई मजबूरी का सौदा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। एक पढ़ा लिखा पेशेवर समाज में आसानी से घुल मिल जाता है, उस पर कोई शक नहीं करता और उसके पास संसाधन भी होते हैं। वो आतंकी संगठनों के लिए एक कहीं ज्यादा बड़ा एसेट है बनिस्बत किसी अशिक्षित युवक के। ये उनकी पहुंच को बढ़ाता है, कम नहीं करता। लेकिन क्या ये एसिड भरोसेमंद है? डॉक्टर उमर की तरह घबराहट में गलती कर बैठे तो? जमीनी लड़ाई सिर्फ दिमागी खेल नहीं है। यहाँ हिम्मत और अनुभव चाहिए, जो शायद इन लोगों के पास नहीं था। और इसी वजह से हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। इस हमले के बाद आतंकवाद से लड़ने का हमारा तरीका पुराना हो चुका है। अब सिर्फ संदिग्ध बस्तियों या मदरसों पर नजर रखने से काम नहीं चलने वाला। खतरा अब समाज के भीतर से, हमारे सबसे प्रतिष्ठित तबकों से आ रहा है। अब हमें विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और पेशेवर संस्थानों के भीतर कट्टरता की उन जड़ों को पहचानना होगा जो हमें दिखाई नहीं देती। खुफिया एजेंसियों को अपनी प्रोफाइलिंग के तरीके पूरी तरह से बदलने होंगे। ये एक नया मोर्चा है, और अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम अगली लड़ाई हारने की तैयारी कर रहे हैं। पर लगा देंगे तो हम उस बुनियादी ढांचे को अनदेखा कर देंगे जो इसे पैदा करता है और पालता पोसता है। मेरा मतलब उस पूरे आतंकी इकोसिस्टम से है, वो पूरा जाल जिसमें सीमा पार बैठे हैंडलर, लोकल सपोर्ट देने वाले, हथियार मुहैया कराने वाले और कट्टरपंथी मौलवी सब शामिल हैं। इन डॉक्टरों के पास दिमाग था, लेकिन विस्फोटक और हथियार वो तो उसी पुराने नेटवर्क ने दिए ना। लेकिन उस नेटवर्क को सक्रिय करने वाले तो यही नए चेहरे हैं ना? नहीं, ये चेहरे सिर्फ मोहरे हैं।
असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे हैं। याद कीजिए 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर ने इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी थी। हमें लगा था कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन उस वैचारिक खालीपन को भरने के लिए जैश ए मोहम्मद जैसे समूह और मजबूत होकर खड़े हो गए। समस्या सिर्फ ये डॉक्टर नहीं, बल्कि वो पूरी आतंकी फैक्ट्री है जो हर कुछ साल में नए नए मॉडल तैयार करके भेजती है। आज डॉक्टर हैं, कल कोई और होगा। हमारी रणनीति इस पूरी फैक्ट्री पर हमला करने की होनी चाहिए, न कि सिर्फ उसके नए उत्पादों पर। अगर जड़ें मजबूत हैं, तो आप कितनी भी शाखाएं काट लें, पेड़ फिर से उगाएगा। आप जड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब शाखाएं ही जहरीली हो जाएं और आपके घर के अंदर तक पहुंच जाएं, तो उन्हें काटना पहली प्राथमिकता बन जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि हम उस इकोसिस्टम को भूल जाएं, लेकिन हमें यह मानना होगा कि लड़ाई का मैदान बदल गया है। अगर वायरस ने रूप बदल लिया है, तो हमें नई वैक्सीन बनानी होगी। पुरानी दवा अब काम नहीं करेगी। और मैं कह रहा हूं कि नई वैक्सीन जरूरी है, लेकिन हमें उस लैब को भी तबाह करना होगा जहां ये वायरस बनाए जा रहे हैं। सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा। अंत में मैं यही कहूंगी कि दिल्ली ने पहले भी आतंकी हमलों का दर्द झेला है, लेकिन 2025 का यह हमला एक खतरनाक नए अध्याय की शुरुआत है। अपराधियों का पढ़ा लिखा होना, समाज के प्रतिष्ठित संस्थानों में उनकी गहरी पैठ और उनकी महत्वाकांक्षा का पैमाना, ये सब मिलकर एक ऐसे खतरे की तस्वीर बनाते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित है। भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों को इस व्हाइट कॉलर खतरे की नई हकीकत को केंद्र में रखकर बनाना होगा। और मैं अपनी बात दोहराऊंगा, अपराधियों का चेहरा भले ही नया और भयावह लगे, लेकिन उनकी विचारधारा, उन्हें मिलने वाला सीमा पार से समर्थन और उनके रणनीतिक लक्ष्य, वो सब वही पुराने हैं। सिर्फ डॉक्टरों या प्रोफेसरों पर ध्यान केंद्रित करने की भूल हमें उस असली दुश्मन से भटका सकती है, वो पूरा आतंकी इकोसिस्टम जो दशकों से भारत के लिए खतरा बना हुआ है। चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन जब तक हम जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे, ये खतरा बना रहेगा। इस चर्चा से ये साफ है कि खतरे के इस बदलते स्वरूप और उसकी स्थायी जड़ों दोनों को समझना बेहद जरूरी है। ये एक जटिल चुनौती है जिसके कोई आसान जवाब नहीं है, और ये सामग्री हमें इस पर कई अलग अलग दृष्टिकोणों से विचार करने के लिए एक मजबूत आधार देती है।